हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। और आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इंग्लिश का पेपर आज हुआ है 4 तारीख को तीसरे महीने में 2022 का। और ये बोर्ड एग्जाम 2022 का जो सबसे पहला इंग्लिश का पेपर था, तो ये पेपर किस तरह से गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका आंसर क्या है। ये सभी चीजों को हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में जो ग्रामर है उसके आंसर को भी हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि किस तरह से आप उस ग्रामर के क्वेश्चन को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम के अंदर आपको पूरे मार्क्स उसके अंदर आपको मिल सके। तो आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ये जो पेपर है उसको हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है वो किस तरह से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंग्लिश का पेपर था वो बहुत ज़्यादा इजी था। इसके अंदर बहुत कम डिफिकल्टीज थी। जिस तरह से पहले का जो एग्जाम होता था उस तरह से यहाँ पे आपको डिफिकल्टी फेस करने को नहीं मिली। और यहाँ पे हम बता देते कि आपको यहाँ पे 3 घंटे का टाइम दिया है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम 3 and 45 मिनट्स का जो पेपर है उन्होंने लिखने के लिए दिया गया है। 3 घंटे का पेपर उनको 45 मिनट एक्स्ट्रा मिला है। ये क्यों मिला है? कोविड के कारण मिला है, ताकि जो बच्चे हैं वो पैनिक ना हो और एग्जाम अच्छे से दे। ठीक है। और ये जो मार्क्स है 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 20 मार्क्स आपको जो इंटरनल मार्क्स होता है यानी स्कूल से मिलता है वो आपको 20 मार्क्स कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में ये पेपर में है क्या और इसका आंसर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन में ये पेपर को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है प्रॉस, जिसके अंदर आपको कंप्रेसिव, लैंग्वेज स्टडी, समरी एंड द माइंड मैपिंग, ये 4 चीजों को यहाँ पे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दो क्वेश्चन 1 है उसका ए पार्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। तो आपको जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज दी गई है उसको आपको इस पैराग्राफ से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करने हैं। तो इसको हम लोग रीड नहीं करते, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आंसर है A1, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट वेदर दे आर द ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड रीराइट देम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देते हैं कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोपी ब्रोक द ग्लास ऑफ द सोप विंडो। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, ट्रू है। यानी सोपी ने ही क्या किया था, उस ग्लास विंडो को ब्रेक किया था, तोड़ा था। सेकेंड है नो बडी हर्ट द ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास विंडो। और अगर कोई ग्लास टूटता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति वहां पे वो ग्लास विंडो टूटने की आवाज ना सुने। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स। देन थर्ड है कि द पुलिसमैन चेज द सोपी। तो यहाँ पे क्या पुलिसमैन ने चेस किया सोपी को? तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो पुलिसमैन थी उसको शरीफ समझ के क्या करती थी, बार बार उसको छोड़ देती थी, और जिसके कारण उसकी जो अलग अलग चीजें करने की, अलग अलग यानी गलत चीजें करने की जो मनसा थी वो बढ़ती जाती थी। और क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करते वक्त देख ले और उसके बावजूद भी अगर आपको वो कुछ ना बोले तो आपको लगता है कि हाँ, मैं कोई भी गलत काम करूंगा तो मुझे टोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हुआ है। देन फोर्थ वाला है कि सोपी डिड नॉट रन अवे फ्रॉम द प्लेस। तो इसका जो आंसर है वो है फॉल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है रीअरेंज। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 सेंटेंस दिए गए हैं और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अंदर पूछा गया है कि रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो आपको एक्सट्रैक्ट अच्छे से पढ़ना है। उसके लिए आपको थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट का समय निकालना है और उसको आपको अच्छे से रीड करना है। देन उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हैं, इस जो अरेंजमेंट है उसको आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट को डायरेक्ट लिखते हैं कि एक्चुअली में अरेंजमेंट क्या है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा सबसे पहला क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बी लिख देते हैं, पहला बी। देन उसके बाद क्या आएगा, ए। उसके बाद यह आएगा यहाँ पे डी, यहाँ पे आपको डी आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ऑर्डर होगा BADC। तो सबसे पहला सोपी टूक अ स्टोन एंड डैश इट थ्रू द ग्लास।
Then second one, the policeman refused to accept the soapy even as the clue. Then third is the soapy with the disgust in his heart drifted along twice unsuccessful. देन द फोर्थ है नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप सेट सोपी। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको गेस करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन 3 में ए में, ठीक है। क्वेश्चन 1 का ही ए थर्ड पार्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट डाउन व्हाट इट मीन्स। तो यहाँ पे जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है उसका आपको मतलब बताना है कि एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या होता है। तो हमें क्या होता है कि अगर हमें कोई भी अगर सेंटेंस दिया जाता है और बोला जाता है उसका मीनिंग लिखने, तो आपको जो मीनिंग लिखना होता है वो प्रॉपर एक सिंपल वर्डिंग में होना चाहिए। आप यहाँ पे जो वर्डिंग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ये है कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन अगर आप सेम चीज़ों को अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, अगर अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं, तो सामने वाले को क्या लगता है कि हाँ इसको ये जो लिखा है सेंटेंस उसको अच्छे से समझा है और इसने इसके लिए क्या किया है, इसने अपने वर्डिंग्स में उस सेंटेंस को लिखा है। तो यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस दिए हैं ए और बी। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट। तो इसका क्या है, इसका सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो किसके अकॉर्डिंग की गई है, वो पूरे एक्सट्रैक्ट की वजह से, ठीक है। जो जितना भी यहाँ पे पैराग्राफ दिया था उसी के बेस पे ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, उसी के बेस पे आपको इसका आंसर लिखना था। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो पुलिसमैन था, द पुलिसमैन डिड नॉट इवन कैच हिम एज अ क्लू, यानी उसको पता था उसके बावजूद भी क्या किया, पुलिसमैन ने उसको कैच नहीं किया। क्योंकि वो क्यों कैच नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सराउंडिंग में लोग थे वो बोल रहे थे कि हाँ देयर आर मेनी पीपल्स हु सेड कि जो बच्चा है उसने क्या किया है, इसको ब्रेक किया है सोपी को, सोपी ने ग्लास ब्रेक किया है। उसके बावजूद भी पुलिसमैन था वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता था और उसके बावजूद भी उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया। देन सेकेंड वन इज ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट दैट द माइन्यूएस्ट कॉइन एंड द हिमसेल्फ वेर टोटल स्ट्रेंजर। तो इसमें भी सेम आपको वही करना था, जो आपको पैराग्राफ था उसको रीड करना था एकदम अच्छे से और इसके अंदर बताना था कि किस तरह से जो एक वेटर था उसके अंदर एक मैंडियस्ट कॉइन एंड द हिमसेल्फ वेर द टोटल स्ट्रेंजर, यानी उसके यहाँ पे अगर कोई एकदम टोटली स्ट्रेंजर अगर कोई पीपल चले जाएगा तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, यही सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना था। देन यहाँ पे आपको पर्सनल रिस्पॉन्स देना था। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, 2 मार्क्स आपको इसके अंदर आसानी से मिलते हैं। क्यों, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक सेंटेंस दिया है छोटा सा, सपोज यू आर अ मैनेजर ऑफ अ होटल, ए पुअर बॉय हैज टेकन डिनर इन द होटल एंड देन ही फाउंड he not enough money to pay the bill, describe how you will react in the situation। तो यहाँ पे आपको अपनी समझदारी यूज करनी है, ये नहीं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्लास के अंदर ऐसा बोल देते हैं कि अगर सेम क्वेश्चन अगर आपको टीचर बोलेगी तो आप क्या बोलते हो क्लास के अंदर, नहीं हम उसको क्या करेंगे, हैंड ओवर कर देंगे पुलिस को या फिर उससे बर्तन मांजेंगे, ये सब चीजें करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एज अ सोचना है कि जो आपका इन्विजिलेशन करने वाला है, जो आपका पेपर चेक करने वाला है, जो पेपर चेकर होता है, वो किस थिंकिंग से आपको सोचता है कि आपका जो माइंडसेट है वो किस लेवल का है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर लिखना होता है। तो इसके अंदर सिंपली बोला है कि इफ अगर आप समझिए कि आप क्या है, एक पुअर बॉय है, अगर आप सपोज एक होटल में जाते हैं और देन वहाँ का जो मैनेजर होता है अगर आपको रिफ्यूज कर दे कि हाँ कि हम लोग आपके पास इनफ पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे, आपको खाना नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो भी आसपास लोग रहेंगे उनके ऊपर क्या गलत इम्पैक्ट पड़ेगा कि यहाँ पे लोगों के अंदर थोड़ी भी ह्यूमैनिटी नहीं है, लोग एक दूसरे की कदर नहीं करते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, उस होटल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण वहाँ पे जो डेली कस्टमर है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को सोचकर ही आपको पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना होता है। देन जो क्वेश्चन ए का जो 5th पार्ट है, लैंग्वेज स्टडी। तो लैंग्वेज स्टडी में भी आपको कोई डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। On the opposite side of the street was a restaurant of the no great pretension। तो यहाँ पे आपको जो no great pretension दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, ठीक है।
तो ये सब चीजें है, उसको आपको क्या करना है, एक ऐसे वर्ड में बनाना है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको एक वर्डिंग में डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज स्टडी का मतलब ये होता है कि आप उसको सेंटेंस को क्या करो, एक कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल बना दो। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर ये होगा कि देयर वॉज द अनप्रिटेंशन रेस्टोरेंट वॉज इन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, यानी जो भी एक क्या बोलते हैं, अनप्रेटेंशन रेस्टोरेंट था, वो क्या था, अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट पे था। देन द सेकेंड वन है कि मैन हु स्मैश विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट था उसको वापस क्या करना है, सिंपल बनाना है। तो आप इसको किस तरह से सिंपल बना सकते हैं कि जो मैन था, मैन स्मैशिंग द विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ जो हु है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको आपको क्या करना है, सिंपली रिमूव करना है और कुछ नहीं करना है। मैन स्मैश द विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। देन उसके बाद वोकेबुलरी था, मैच द फॉलोइंग वर्ड इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन द कॉलम बी। तो यहाँ पे सबसे जो आसान होता है मैच द फॉलोइंग होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको डायरेक्ट जो मीनिंग होता है वो आपको दिया होता है दूसरे कॉलम पे। सिर्फ आपको क्या होता है कि इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो इससे आप आसानी से जो मैच द फॉलोइंग है वो आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गिब्रिश था उसका सिंपल सा जो मीनिंग था वो है मीनिंगलेस स्पीच। देन द एनहांसमेंट का था मैजिक, उसके बाद अरेस्ट का था नैब, देन पीचेस का था थेरो। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर था, इसका आंसर था क्या, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। उसके बाद यहाँ पे आपको जो सेकंड B1 क्वेश्चन था, ग्रामर लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सुअल ग्रामर। तो ये एक नॉन टेक्सुअल ग्रामर था जिसके अंदर आपको डू एज डायरेक्ट पूछा था। तो यहाँ पे आपको डू एज डायरेक्ट में क्या करना था, जो फर्स्ट सेंटेंस था उसके अंदर से सिर्फ आपको कैन हटाना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पहला था ये मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग द कंपल्सन, जिसके अंदर आपको कैन हटा के यहाँ पे आपको मस्ट लिखना था और कुछ नहीं करना था आपको। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर मस्ट लिख देते और बाकी का सेंटेंस एज इट इज रखते तो आपका आंसर पूरा राइट होता। देन उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड देख सकते हैं, एज आई एंटर द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर प्रेजेंट मी विथ अ टेलीग्राम। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड है उसमें आपको नो सूनर का यूज करना है। तो ये नो सूनर वाला जो सेंटेंस होता है वो बहुत ज्यादा इजी होता है। आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, नो सूनर डालना है। ठीक है, एस, ठीक है, और यहाँ पे SOONER, नो सूनर। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे नो सूनर के बाद आपको सिंपली डिड लिखना है। एंड उसके बाद जो आपका सेंटेंस है एंटर्ड के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो RD है ED, उसको आपको सिंपली क्या करना है, इसको रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद एज इट इज सेंटेंस को लिखना है। यहाँ पे आप कॉमा देख सकते हैं, कॉमा को हटाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देन। ठीक है, यहाँ पे आपने देन लिखा कॉमा की जगह, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको पूरा सेंटेंस एज इट इज रखना है। उसके बाद थर्ड है द मदर लुक आफ्टर हर चाइल्ड। तो यहाँ पे आपको रेटोरिकल क्वेश्चन पूछा है, यानी क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, डज नॉट द मदर लुक आफ्टर हर चाइल्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ डज नॉट डालना है। ये किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है और बाकी का सेंटेंसेस सेम रखना है आपको। तो डज नॉट द मदर लुक आफ्टर हर चाइल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क वाला ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिखना था। उसके बाद यहाँ पे आपको जो बी था, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसके अंदर जो इनकरेक्ट वर्डिंग है उसको आपको ढूंढना है और इसको करेक्ट करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समर की स्पेलिंग क्या है, इन की स्पेलिंग क्या है, दिल्ली की स्पेलिंग क्या है, एक्सट्रीम की स्पेलिंग क्या है और हॉट की स्पेलिंग क्या है। और आपको इस तरह से इसको बनाना है ताकि आप एक प्रॉपर सेंटेंस भी बना सके। तो यहाँ पे आपने समर सुना है, समर्स नहीं, क्योंकि जो सीजन होता है सिर्फ एक होता है, सिंगल होता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको समर्स नहीं लिख सकते। तो ये आपको पता है। तो यहाँ से आपको सिर्फ क्या करना है, जो एस है उसको रिमूव कर देना है सिंपली। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एस को रिमूव करते हैं। और समर इन दिल्ली, तो आर्क नहीं आएगा,
ठीक है, तो आर की जगह हम क्या करेंगे, रिमूव करके यहाँ पे इज लिख देंगे। तो समर इन दिल्ली इज एक्सट्रीम हॉट, तो ये हो गया आपका। देन उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 था, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको जो पूरा पैराग्राफ था सेकंड वाला वो आपको रीड करना था और उसके बेस के ऊपर क्या करना था, आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वन आंसर था, कि फर्स्ट वन जो क्वेश्चन था, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर देयर ऑकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंपल सा हमें क्या पूछा है कि उसके ऑकरेंस के हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। तो ये क्या आएगा, पहला यहाँ पे सेकंड वाला आएगा, देन यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वाला, देन वहाँ पे फर्स्ट वाला। तो इस तरह से ये जो चारों था इसको आपको अरेंज करके लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है, द राइटर सेड आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक राइट। तो ये जो सेंटेंस था ये किसका सेंटेंस था, आपको पता है सबको, रतन टाटा का, जिन्होंने कहा था कि मैं क्या करता हूँ, डिसीजन पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो बोलता हूँ उसको राइट करने का क्या करता हूँ, डिसीजन लेता हूँ। यानी आप ऐसे ही इंसान बनो कि आप सिर्फ बोलो मत, आप क्या करो, करके दिखाओ। तो ये जो सेंटेंस था ये रतन टाटा ने बोला था, और तो इसको क्या करना है, आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है, जिसमें क्या कहा था रतन टाटा ने कि जो इंस्पायरिंग वर्ड थे रतन टाटा के, कि आई फील फॉर्चुनेट दैट डिस्कवर हिम द अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ एंड नाउ आई एम द यूजिंग द टीचिंग टू माउंट माई फ्यूचर ऑफ way I want, and he also said that कि if I am talking something, कि अगर हम लोग सिर्फ बोलते रहेंगे तो क्या करेंगे, अगर लोगों को हम थोड़ी देर के लिए समझिए कि अगर सामने वाला अगर आपके ऊपर विश्वास करता है फॉर सम टाइम्स, तो आप क्या करोगे, उसके विश्वास को आप खोना नहीं चाहते। तो उसके लिए क्या करोगे, आप उसके जो भी बातें हैं उसके ऊपर आप किस तरह से उसकी बातों को आप फुलफिल कर सकते हो, किस तरह से आप उसके जो डिसीजन है उसको आप राइट कर सकते हो। तो यही चीजें यहाँ पे जो रतन टाटा है उन्होंने कही है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, अपने वर्डिंग में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको गिव रीजन बोला है, तो इसके अंदर आपको क्या रीजन देना है कि रतन टाटा डिसाइडेड टू सेल हिज पैसेंजर कार बिजनेस। तो आप सबको पता है कि रतन टाटा का जो सबसे पहला जो बिजनेस था वो कार का था। ठीक है, यानी वो एक्चुअली में स्टील मैन्युफैक्चर, कार, ये सब चीज़ों में उनका बहुत ज़्यादा ये था। तो इस तरह से वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जो उनकी जो पहली पैसेंजर कार थी, आपको सबको पता है कि उनकी जो पहली पैसेंजर कार थी टाटा इंडिका, वो उसे क्यों सेल करना चाहते थे। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो टाटा ग्रुप था लॉन्च इज पैसेंजर कार टाटा इंडिका इन ईयर 1998। ठीक है, बट द टाटा इंडिका वॉज फेलियर इन इट्स फर्स्ट ईयर एंड द एक्सपेरिमेंट सीम टू बी फेल। The many people start advising Ratan Tata that he should sell the passenger cars business. Ratan Tata also agreed to this and the purpose was given to the Ford. तो यहाँ पे रतन टाटा ने इसको टाटा इंडिका को बेचने का क्यों डिसाइड किया, क्योंकि जो उनका बिजनेस था वो फेल हो गया। जो उनका आइडिया था टाटा इंडिका का उस टाइम पे 1998 में वो बहुत ज़्यादा फेल था। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने इस आइडिया को, इस चीज़ को वो क्या करते हैं, बेच देते हैं। और वो किसको बेचते हैं, फोर्ड को। तो इसीलिए यहाँ पे उसके बाद फिर रतन टाटा ने क्या किया है, उसके बाद वापस उन्होंने कमबैक किया और साथ में ऐसी बहुत सी जो कारें बनाई। आप अभी हर जगह आप टाटा की कार देख सकते हैं, टाटा की गाड़ियां आपको देखने को मिल सकती है। तो उस फेलियर से इस सक्सेस तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल आसान नहीं है। तो ये एक आपके लिए सीख भी है जो रतन टाटा की स्टोरी आपको दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको A4 दिया गया है, पर्सनल रिस्पॉन्स। तो ये आपको खुद से लिखना है, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, इट्स इंपॉर्टेंट, सक्सेस, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो यहाँ पे आपको ये इसका मतलब बहुत अच्छे से समझना होगा कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। सिर्फ आपको पढ़ने में बहुत अलग लगता है राइट टाइम, लेकिन ये राइट टाइम को अगर अपनी लाइफ में फॉलो करना है तो आपको हर चीज के लिए वेरी पंक्चुअल, अगर आप हर चीज के लिए वेरी पंक्चुअल होते हैं तो ही आप क्या कर सकते हैं, राइट टाइम पे राइट काम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज में अगर पंक्चुअल नहीं है, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, तो आप किसी भी चीज को अगर आप टाइम मेंटेन नहीं कर सकते।
तो ये ही सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस की चीज होती है कि आप क्या करो, टाइम मैनेजमेंट सीख लो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अपना खुद का रिस्पॉन्स यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है ग्रामर। तो ग्रामर में हमें सिंपली यहाँ पे डू एज डायरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन वर्ड दिया गया है। ठीक है, ये आपको इसको क्या करना है, सिंपली इसको इन्फिनेटिव करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आईएनजी है उसको आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, और आईएनजी रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, हार्ड टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने टू लगा दिया इस इन दोनों के बीच में। ठीक है, उसके बाद टू के बाद ये जो सेंटेंस है बिल्ड वाला, आप इसको एज इट इज रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो ये आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। देन उसके बाद रीराइट इट्स बिगिनिंग विद द टाटा पैसेंजर कार इंडिका। तो आपको क्या करना है, आपको टाटा पैसेंजर कार टाटा इंडिका, इससे आपको स्टार्ट करना है और आपको क्या लिखना है, टाटा वॉज लॉन्च बाय द टाटा इंडिका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टाटा पैसेंजर कार टाटा इंडिका इज लॉन्च बाय द टाटा ग्रुप, ये आपको लिखना था। देन उसके बाद यहाँ पे गिव एंटोमियम्स। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट है, तो बहुत से बच्चों क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट का जो आंसर है वो लॉस आएगा, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो भी अगर पैराग्राफ दिया जाता है, ये क्या होता है, पैराग्राफ से ही आपको लिखना होता है। तो इस प्रॉफिट का जो आंसर है वो लॉस नहीं आएगा, इसका आंसर है बैंकक्रप्ट। यानी जिस तरह से जो टाटा ग्रुप था 98 में किस तरह से बैंकक्रप्ट हुआ था, उसकी वजह से उनकी जो पहली कार थी टाटा इंडिका, उनको क्या करनी पड़ी, उसका जो पूरा राइट्स था वो सेल करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड वाला देख सकते हैं, प्रिवेंट। ठीक है, तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है कि संभाल के रखना। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ सकता है, ग्रांट। यानी ग्रांट देना, यानी खुला ये देना, प्रिवेंट करना। और ग्रांट, प्रिवेंट का मतलब होता है आपको ये रखना है, अच्छे से संभाल के रखना, और ग्रांट करना मतलब आप क्या कर रहे हो, आजादी दे रहे हो। तो ये दोनों चीजें हैं, क्या है, पैराग्राफ के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको समरी राइटिंग दिया गया है। राइट अ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद द सुटेबल टाइटल विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे आपको रतन टाटा की जो स्टोरी है वो आपको यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे रतन टाटा की जो पूरी स्टोरी आपने पैसेज में दिखी थी, उसी वैसे ही सेम स्टोरी यहाँ पे आपको दी गई है, लेकिन आपको इसके अंदर क्या डिफरेंसेस करने हैं। आपको तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक हेडलाइन बनाना है। ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हो, उसको आप क्या गिवन एक पॉइंट दे सकते हो। ठीक है, और उसको आप एक सुटेबल टाइटल देना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई भी आप स्टोरी लिखते हो तो जो टाइटल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आप टाइटल के बेस पे ही जो सामने वाला कोई भी व्यक्ति होता है, उसको जो भी सामने वाला अगर चेकर है उसको आप पता चल जाएगा कि आप किसके बारे में लिखने वाले हो और आपने क्या लिखा होगा। तो ये क्या होता है, एक इम्पैक्टफुल होता है और जिससे सामने वाले को भी ये देख के अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये स्टोरी को लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड सी क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसके लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ते रहेंगे ना, तो भी आप माइंड मैपिंग को आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है, डेवलप अ माइंड मैपिंग यूजिंग योर आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है, योर आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, दूसरे का आइडिया नहीं, दूसरे का कॉन्सेप्ट नहीं। टू डेवलप द टॉपिक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्या करना है, आपको एक माइंड मैपिंग बनाना है। तो माइंड मैपिंग का सिंपल वर्डिंग क्या हो सकता है, सिंपल हम लोग किस भाषा में बोलते हैं, एक ट्री डायग्राम। यानी हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बॉक्स बनाते हैं, इसके दो अलग अलग पार्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इससे दो पार्ट्स को बनाते हैं हम लोग, इससे दो क्या अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक माइंड मैपिंग, यानी फ्लो चार्ट। तो इसी तरह से आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होता है वो है आपका, कि आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट के लिए आप किस तरह से जो अपनी ड्यूटी से जो अपनी प्रायोरिटी है उसको आप किस तरह से मैनेज करते हो। ठीक है, उसके बाद अपनी स्टडी को किस तरह से मैनेज करते हो, आप उतने टाइम पे अवेलेबल हो या नहीं हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, आपका जो डेली रूटीन है उसके अंदर आप ये टाइम को मैनेजमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है।
आपका जो हैबिट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका जो हैबिट है, आप कब सोते हो, कब उठते हो, ठीक है। आपका सब चीज़ें आपके टाइम मैनेजमेंट से होगी तो आपका एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनेगा। तो ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ये बनाने के लिए आपको कोई ये नहीं करना है, स्ट्रगल नहीं करना है, आपको किसी तरह का ये नहीं करना है, किसी का सहारा नहीं लेना है, किसी तरह का कोई जादू नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, आप सोने से लेकर जब आप उठते हो उसके बीच में क्या है, आप जितना भी आपका टाइम है सोने का आप उसको फिक्स कर लो। अगर आप रात को अगर 9:30 को सोते हो तो आप क्या करो, डेली 9:30 को सो जाओ। और सुबह क्या करो, अगर आप 6 बजे उठते हो, 5:30 बजे उठते हो, तो आप डेली 5:30 6 बजे उठ जाओ। तो इससे क्या होगा, आपका 10 दिन 15 दिन में ही वो जो टाइमिंग है वो आपका फिक्स हो जाएगा। आपको उतने टाइम पे आपको एक अच्छी नींद आएगी, साथ में जो आपका पूरा दिन है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोइट्री दिया है सेक्शन 2 में, तो इसके अंदर आपको पोइट्री एंड अप्रिसिएशन दोनों चीजें दी गई है। तो इसमें भी आपको सेम वही करना है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो। तो ये आपको जो पहला जो 12th क्लास का जो पहला यहाँ पे पोएम है वही आपको यहाँ पे दे दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है, क्वालिटीज नीडेड ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। तो ये सब चीजें आपको बताने के काम नहीं है, क्योंकि ये जो 2 मार्क्स है ना, ये सिर्फ आपको फ्री में दिए गए हैं। आप अगर ये चीज नहीं कर सकते ना तो आपको अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिंपली आपको दिया गया है क्वालिटीज नीडेड ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। तो जर्नी ऑफ लाइफ में अगर कौन कौन सी क्वालिटी है जिससे आप आगे सक्सेस मिल सकता है, तो वो 4 चीजें क्या है। आप तो एक तो लाइट हार्टेड होने चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप लाइट हार्टेड नहीं है तो आपका ये नहीं कोई ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं लाइट हार्टेड, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होना चाहिए, आप सेकंड स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रांग होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्यक्ति के लिए। थर्ड होता है कंटेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप अगर किसी जर्नी के बारे में अगर सोच रहे हो तो उसके बारे में आपको पहले से सोच के रखना चाहिए। और सबसे मेन होता है हेल्दी होना, ठीक है। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो कोई भी काम आप मन लगा के नहीं कर सकते। उसके बाद एनालाइज द लाइन, आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। तो आपको इस लाइन को क्या करना है, एनालाइज करना है कि आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, ठीक है। यानी मैंने किसी को कहा नहीं है कि मैंने किसी को पूछा नहीं है कि क्या मैं एक गुड फॉर्चून हूँ। आई माई सेल्फ आई एम अ गुड फॉर्चून, यानी मैं खुद से एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा एक व्यक्ति हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, अपने वर्डिंग में इसको एनालाइज कर सकते हो और इसका आंसर लिख सकते हो। तो इसका भी आपको 2 मार्क्स आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा, इसके अंदर आपको कोई मार्क्स कट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप पर्सनल रिस्पॉन्स देख सकते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉन्ग पाथ रोड इन द मैन्स लाइफ। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है, मेंस लाइफ, ठीक है। तो आपको आपको एक व्यक्ति के रूप में सोचना है, एक मेंस के रूप में सोचना है कि आपको इंपॉर्टेंट क्यों है लॉन्ग पाथ आपकी लाइफ के जर्नी के लिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप अगर आप शॉर्टकट करते हो तो वो काम जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आप हर काम को अगर शॉर्टकट करते हो तो वो जो काम है वो जितना शॉर्टकट होता है उतना ही शॉर्टकट वह बिगड़ जाता है, उतना ही जल्दी वह बिगड़ जाता है। तो इसके लिए अगर आप लॉन्ग पाथ चूज करते हो और अगर आप लॉन्ग रोड चूज करते हो अपने लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए, आपको भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लेकिन जो आपका सक्सेस है वो जाके आगे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है और ये चीज़ें आपको अपने ओन वर्ड में लिखनी है, इसके लिए आपको किसी चीज़ की सहारे की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद पोएटिक डिवाइस दिया गया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिगर ऑफ स्पीच को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, फिगर ऑफ स्पीच ढूंढ सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये क्या है, मेटाफर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेटाफर है, ठीक है। तो ये पूरा जो सेंटेंस है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद यहाँ पे पोएटिक क्रिएटिविटी दी गई है, कंप्लीट द गिवन लाइन यूजिंग योर इमेजिनेशन।
तो आपको ये पूरा अपने इमेजिनेशन के ऊपर ये लाइन को कंप्लीट करना है। देयर इज नो वे लीडिंग बैक, आई मूव फॉरवर्ड टू ग्रैब माई एम, ग्रैब माई अचीवमेंट, ग्रैब माई सक्सेस। तो ये सब चीज़ें क्या है अपने बहुत इजी है। आपको इसके लिए ये नहीं है कि हाँ इसके लिए आपको कोई बहुत अच्छा बुक पढ़ना है, आपको किसी का वीडियो देखना है, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ती। ये आपको क्या करना है, खुद के इमेजिनेशन से करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं जा सकते। उसके बाद यहाँ पे अप्रिसिएशन दिया गया है। तो अप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आप किसको कि अगर सामने वाले को आप किस तरह से अप्रिसिएशन कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। तो उसी के बेस पे आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कहा गया है इस अप्रिसिएशन के थ्रू की आपको यहाँ पे इस अप्रिसिएशन के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पॉइंट दिए गए हैं, उसके ऊपर आपको टाइटल्स का पोएम लिखना है, नेम ऑफ द पोएम पोएट का लिखना है, थीम क्या है इस पोएट का, पोएटिक डिवाइस क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, वैल्यू क्या है, योर ओपिनियन अबाउट द पोएम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप रीड द एक्सट्रैक्ट एंड राइट द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपको पूरा पॉइंट दिया गया है, इसी पॉइंट के बेस पे आपको क्या करना है और इस अप्रिसिएशन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर सभी चीजें दी गई है, पोएम का टाइटल दिया गया है, पोएट का नाम दिया गया है, थीम दिया गया है, पोएटिक डिवाइस, लैंग्वेजेस कौन सा यूज किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या वैल्यूज है वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ओपिनियन दिया गया है इस पोएम के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 3 राइटिंग स्किल। तो ये राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं 16 मार्क्स का है। तो इसके अंदर आप कोई गलती नहीं कर सकते। कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, आपको एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है। यू आर गोपाल अ रेसिपिएंट इन द ऑफिस अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। तो उसके बाद यहाँ पे मैनेजर का नाम दिया गया है, डॉक्टर देशमुख विजिटेड हर, हैंडेड ओवर द सेल रिपोर्ट, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो देशमुख है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबमिट द जनरल मैनेजर हु वाज बिजी अटेंडिंग अ मीटिंग। तो यहाँ पे आपको सेल्स रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है सेल्स मैनेजर को। आप अगर कंपनी के अंदर एक मैन्युफैक्चर गारमेंट के कंपनी के अंदर आप एक रेसिपिएंट है, तो अगर आपको बोला जाए कि आप क्या करोगे, पूरा डाटा ला के दो, आप तो डाटा को किस तरह से आप प्रेजेंट करोगे वही यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैनेजर कौन है, यहाँ पे ये पता है कि आपको कौन ये प्रेजेंट करने वाला है, कौन देने वाला है और किसको देने वाला है वो आपको पता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस दिन का डेट डालना है, टाइम डालना है, उसके बाद जनरल मैनेजर आपका कौन है उसको आपको लेटर लिखना है, और जिसके अंदर आपको लिखना है कि कंपनी के अंदर इतने गारमेंट्स का सेल हुआ है, इतने गारमेंट का प्रोडक्शन होता है, इतने गारमेंट्स ये कंपनी लेती है, इतने गारमेंट्स को इतने वर्कर्स के लिए अलर्ट किया गया है। तो ये सभी चीजें आप क्या कर सकते हो, एक आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और में दिया गया है, यानी आप ये लिख सकते हो या ऊपर वाला लिख सकते हो। तो जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया गया है, तो इस स्टेटमेंट का क्या पर्पस है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये पहले स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, अपने खुद के वर्डिंग में, अपने ओन वर्ड्स में इसका पर्पस बताना है। तो पर्पस बताना इज इजी टास्क, इसके लिए आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको 2 पैराग्राफ दिया है उसको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है और आपको उसको लिखना है, ठीक है, अपने वर्डिंग। देन यहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन दिया गया है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और इसके अंदर किस तरह से जो सुजीत है, रोहित है, किशोर है, वो लाइक्स और डिसलाइक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी हैबिट्स के बारे में, रीडिंग हैबिट्स के बारे में। राइट अ शॉर्ट ग्रुप डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स टेलिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग इन द एनहांसिंग नॉलेज। यानी रीडिंग हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए यहाँ पे जो सुजीत है, रोहित और किशोर है, ये क्या कर रहे हैं, उसके जो लाइक्स है और डिसलाइक है, एडवांटेज यानी और डिसएडवांटेज, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप अपने पॉइंट्स को बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बी दिया गया है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हम लोग सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ईमेल राइटिंग, आप क्या कर, आप जो 21st सेंचुरी में अभी आप है, लिविंग है,
उसमें आपको ईमेल का महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा कि आप कोई भी अगर काम करते हो तो ईमेल्स का राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने किसी कंपनी को ईमेल्स लिखना है तो आप किस तरह से लिख सकते हो, तो इसी तरह से यहाँ पे आपका जो ईमेल्स है वो आपने किस तरह से लिखा है। Imagine that you are a shopkeeper of the gift article. A customer had given an order of purchasing the article, but you have some difficulty for giving the delivery in the time due to the shortage. तो यहाँ पे अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करता है किसी चीज़ के लिए, तो आपके पास अगर आप उस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हो तो आपको किस तरह से उसको मना करना है, किस तरह से आप थैंकफुली उसको ये कर सकते हो, ग्रीटिंग करके आप किस तरह से उसको मना कर सकते हो, उसको अपोलॉजी कर किस तरह से कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ईमेल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप क्या करते हो किसी भी अगर किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक पे अगर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुद के लिए बेनिफिट होता है। क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि अगर आप सपोज कोई प्लेस विजिट करते हो, तो अगर आप प्लेस विजिट करते हो तो आप क्या करोगे, उसका डेट डालोगे। ठीक है, आप वहाँ पे किस तरह से गए, वहाँ का जो एड्रेस है वो क्या है, उसके बाद वहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस है, उसके बाद वहाँ पे हर प्लेस की क्या खासियत है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, आपने वहाँ से क्या क्या सीखा, ये सब क्या आता है, रिपोर्ट राइटिंग में आता है। तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, सपोज ये आपका पेज है। ठीक है, तो पेज के अंदर सबसे पहले तो आपको डेट लिखना है, देन उसके बाद क्या करना है, आप वहाँ पे किस तरह से गए और किस तरह से आपने उस जो एक्टिविटी है आपने किस तरह से अरेंज की। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि वहाँ पे आप किस तरह से पहुँचे। ठीक है, यानी बाय रोड, बाय बस। ठीक है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे किस तरह से पहुँचे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज आप, लेकिन सबसे पहले आपको डेट लिखना है। डेट के बाद ही आप क्या कर सकते हो, जो रिपोर्ट राइटिंग है उसको शुरू करना होता है। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। क्या करना है, आपको सिर्फ जो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो ये आप आसानी से बना सकते हो और इसके अंदर आपको आसानी से 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्पीच राइटिंग दिया गया है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो स्पीच राइटिंग यानी एक तरह से आप किस तरह से स्पीच देते हो उसी के हिसाब से आपको स्पीच राइटिंग प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे आपको टॉपिक भी दिया है, मास्क फॉर सेफ्टी। ठीक है, और ये एकदम हॉट टॉपिक है, करंट टॉपिक है। सेफ्टी के लिए मास्क क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू पेंडेमिक मेनी पीपल्स आर survive, many people are face the difficulty for breathing and many other जो hazardous problem, उसकी वजह से दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम किस तरह से फेस हुआ है, क्यों, क्योंकि जिस तरह से ये आया, पेंडेमिक आया, उसके अंदर कहा जाने लगा कि जो ये वायरस है दे आर एंटर फ्रॉम द नोज माउथ। तो इस तरह से लोग क्या करने लगे, अपने मुंह को क्या फेस को कवर करने लगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के सेंटेंस में आपने खुद ये 2 साल देखे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये जो पेंडेमिक है बहुत साल पुराना है, 50 साल 100 साल पुराना है और उसके बारे में आपको रिसर्च करना है और आपको लिखना है। आप ये डेली लाइफ में करते हो मास्क फॉर सेफ्टी, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंपेयरिंग दिया है, तो आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करना है आपको। स्पोर्ट्स डे हैव बीन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपेयर ड्राफ्ट स्क्रिप्ट ऑफ द सेम, यूज द फॉलोइंग पॉइंट। यहाँ पे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है स्पोर्ट्स डे के बारे में। लाइटनिंग ऑफ द लैम्प किस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, यानी आपको कंपेयर करना है। वेलकम ऑफ द गेस्ट, आप किस तरह से वेलकमिंग कर सकते हो गेस्ट का। चीफ गेस्ट को किस तरह से एड्रेस कर सकते हो, एंड वोट ऑफ थैंक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडिया, तो ये चीज़ें भी क्या करती है, आपको खुद से करनी होती है। आपको खुद का आइडिया किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है। देन उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको फिल्म रिव्यू देना है। यानी यहाँ पे आपको एक फिल्म दी जाएगी, उसका आप रिव्यू किस तरह से देते हो। सपोज आपने थिएटर में कोई मूवी देखा होता है, ठीक है, यह आपका थिएटर होता है, तो यहाँ पे जो आपके लोग होते हैं उनसे आप क्या करते हो, बाहर आके मिलते हो। ठीक है, और उनसे क्या करते हो, चिट चैट करते हो और उनको बताते हो कि हाँ ये जो मूवी है ये किस तरह की है।
ठीक है, इसके अंदर एक्टर किस तरह का है, इसके अंदर डायलॉग किस तरह से है, इसके जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह से है, उनका नाम क्या है, उनका पैसा क्या है, वो कहाँ के डायरेक्टर है, ये सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते हो बाहर आके। सेम वही चीज़ों को क्या करना था, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था और नथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉग राइटिंग दिया गया है। तो ब्लॉग राइटिंग ये भी बहुत इजी है। ठीक है, ब्लॉग राइटिंग का मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होता है, इसके अंदर आपको लिमिट यहाँ पे दिया गया है पेपर के अंदर कि आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना है, लेकिन ब्लॉग राइटिंग में कोई लिमिट नहीं होता है, आप इसको 10 पेज लिख सकते हो। लेकिन ब्लॉग राइटिंग का जो कंटेंट होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा एकदम ये होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी गलत वर्डिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत आप गलत फैक्ट को नहीं दे सकते। ठीक है, और उसके अंदर आप जो भी चीजें बोल रही वो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपील, किस तरह से आप किसी की हैबिट को सुधारने के लिए अपील कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके डेली लाइफ की चीजें हैं, आप किस तरह से अपील कर सकते हो लोगों के सामने, वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे जो लिटरल जनरल है, नोवेल वाला सेक्शन, उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये नोवेल वाला सेक्शन हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो ये जो इसका आंसर है वो है ये, ठीक है, 4th वाला। देन इसका आंसर है सेकंड वाला, देन इसका आंसर 1st एंड इसका आंसर है 3rd। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर है। उसके बाद पिक द ऑड आउट, ठीक है, ऑडमेंट आउट। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपको नेगेटिव वर्ड लगता है उसको आपको पिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमित घोषाल, विक्रम सेठ, हेनरी फील्डिंग, अमिता देसाई। तो इसके अंदर कौन सा है, यही एक बाहर का नाम है, तो ये ऑड हो गया। प्लॉट, नोवेला, सेटिंग, थीम्स, तो ये यहाँ पे आपने देखा है नोवेला, ये एक नोवेल है। देन उसके बाद यहाँ पे प्लेस, टाइम, क्लाइमेट एंड एपिक ट्रोलरी, तो ये एक क्या है, नोवेल है। उसके बाद हॉरर, मिस्ट्री, पिकर्स क्यू, थ्रिलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जी ये क्या है, नोवेल का टाइप है। उसके बाद आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स इन द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द रिस्की ब्रेथवेट मैनेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ हिज स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो स्टोरी है ये आपने स्टोरी अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस तरह से यहाँ पे जो रिस्की ब्रेथ वेट थे उन्होंने किस तरह से मैनेज किया था और स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द मिस्टर ब्रेथवेट मैनेज टू इंक्रीज द कल्चर एक्सपोजर टू द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने किस तरह से जो कल्चर था उसको क्लास के अंदर एक्सपोजर किया था, क्लास के अंदर बढ़ाया था, उसको बढ़ावा किस तरह से दिया था, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, देन उसके बाद डिस्क्राइब हाउ फिक्स द डिटेक्टिव क्रिएट्स द प्रॉब्लम फॉर द मिस्टर फॉग स्टिंग हिम फॉर द बैंक रॉबरी एंड हाउ मिस्टर फॉग ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपको अपने टेक्स्ट बुक के अंदर से जो स्टोरी थी उसको पढ़ना था, उसके अकॉर्डिंग ही अपने वर्डिंग में इसको लिखना था। मैं यहाँ पे आपको पूरा आंसर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सबका वर्डिंग होता है वो ओन वर्ड्स में अलग अलग होता है। इन वॉट वे वॉज द मिस्टर फॉग फाइनल विनिंग द वेगर कनेक्टेड टू द ऑर्डर। ठीक है, तो किस तरह से ये जो मिस्टर फॉग है और वेगर है वो कनेक्ट हुए, तो ये यहाँ पे ये पूरा स्टोरी आपको पता है। ठीक है, कि किस तरह से वो यहाँ पे ये होता है। ठीक है, वो पार्सल लेके आता है, पार्सल के बाद वो उनका मुलाकात होता है और इस तरह से वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आप क्या कर सकते हो, इसको आप नहीं लिख सकते। उसके बाद आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, डिस्क्राइब हाउ द शेरलॉक होल्म्स डिस्कवर द कनेक्शन बिटवीन द मिस मॉर्टन रिसीविंग पार्सल पर्ल विद द मेजर सोलट। ठीक है, तो ये सेम वही पार्सल वाली कहानी है। हाउ डज द मिस्ट्री ऑफ द ब्रेथोलॉम मर्डर लेड होल्मास टू द ट्रैक डाउन द स्मेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे जो क्वेश्चन हैं, इसके अंदर जो आप बड़े वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आप एक बार अगर आप रीड भी करते हो अपने टेक्स्ट बुक को तो आप आसानी से इसको पता लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरा पेपर था यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है पूरा क्वेश्चन। और इसी तरह से जितने भी पेपर होने वाले हैं, वो साइंस हो या कॉमर्स हो,
दोनों पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का जो पेपर था वो कॉमर्स और साइंस का पेपर दोनों सेम था, इसके लिए हमने यहाँ पे एक ही वीडियो बनाया है। लेकिन नेक्स्ट पेपर से जो भी कॉमर्स का पेपर होगा, साइंस का पेपर होगा, हम लोग दोनों वीडियो उसका बनाएंगे और अपलोड करेंगे। और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।